स्टूडेंट, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का, इसके बारे में हम नेक्स्ट में आते हैं। आपको औद्योगिक इकाई के अंदर आग बताई गई थी, इसके अलावा सबस्टेशन की आग और ट्रांसफार्मर में आग लगती है तो आपने किस प्रिकॉशन के साथ आग के ऊपर काबू करना है। अब जो नेक्स्ट है उसमें हमारे निजी मकानों में आग। आजकल आप देखते होंगे हर घर में आग लग जाती है, ठीक है। तो आग लगने का कारण क्या होता है, अगर हमें कारण पता होगा तभी हम उस आग लगने को रोक सकते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं निजी मकानों में आग किस तरह से लगती है। तो निजी मकानों में आग अधिकतर विद्युत के साधन खराब होने के कारण या वायरिंग खराब होने के कारण, बेतकरी के कारण, अधिक लोड पड़ने के कारण आग लगती है। यानी कि घरों में आग तब लगती है जब जो बिजली की उसकी वायर्स है उसकी बेकदरी होती है। इसके अलावा वोल्टेज कम है, पर जो हमने अंदर सामान रखा है अपने घर में वो ज़्यादा वोल्टेज का है तो वो अधिक लोड पड़ता है उनके ऊपर। कभी कभी जो फ्यूज होता है वह बराबर तरीके से ना बंधा हो अथवा फ्यूज मोटे तार का बंधा हो, इसके कारण अधिक गर्मी होने से भी आग लगती है। यानी कि कभी कभी किसी घर में फ्यूज भी नहीं लगा होता है, या अलग तरीके से जो फ्यूज की आपको एक वायर बताई गई थी जो लगती है मेल्टिंग पॉइंट की, तो वो वायर है वो हिसाब के ज़्यादा मोटी है, जिसके कारण क्या है आग बहुत ज़्यादा लगेगी। तो तभी वह गर्म होगी, जिससे के कारण हमें आग का पता नहीं चलेगा और फ्यूज काम कर ही नहीं करेगा। घर का मालिक जब तक वायर को नहीं बदलता है जब तक वह खराब ना हो जाए, इसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है। फ्लैश वायर का कारपेट के नीचे या ऊपर लकड़ी के फर्श से ले जाते हैं। अगर फ्यूज सही तरीके से ना हो तो वह गर्म हो जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। यानी कि इसके अंदर बताया गया है ज़्यादातर घरों में देखा गया वो अपनी वायर उनकी खराब होती है, ज़्यादातर के इक्विपमेंट खराब होता है उनका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो वो उसे तब तक चेंज नहीं करते जब उसके कारण कोई हादसा ना हो जाए। जैसे ही हादसा होता है तो उसके तुरंत बाद वो चेंज करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हादसे से पहले हमने उस चीज़ को चेंज करना चाहिए। और ज़्यादातर फ्यूज़ हैं वह सही तरीके से अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है। निजी मकानों में जब मीटर तथा फ्यूज इंस्टॉलेशन में आग लगी हो तो ध्यान में रखना चाहिए जो आपके मीटर बॉक्स होते हैं वो आपने हमेशा देखा होगा जब मेन स्विच वो लकड़ी के एक बोर्ड के ऊपर लगा होता है। अगर जैसे इसमें शॉर्ट सर्किट होता है वो आग लगती है तो जो लकड़ी का जो पोल मीटर के साथ अटैच है तो वो दीवार से अलग हो जाता है, जिसके कारण इसका आग बुझाने का तरीका ये है हमें इससे पीछे से पावर सप्लाई कट कर देनी चाहिए। ये आपके कुछ टॉपिक हैं जो आपको निजी मकानों में आग के रिलेटेड बता रहे हैं किस कारण आग लगती है, तो आप किस कारण आग से काबू पाओगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं कार में विद्युत की आग। आजकल आपने देखा होगा कारों में भी अधिक आग लगती है, जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी के मौसम के कारण आग अधिकतर उनमें लगती है, ठीक है। जो उसकी वायर है वो गर्म हो जाती है। अधिकतर आपने बैटरीज भी देखा होगा, बैटरीज के कारण भी आग लगी होती है क्योंकि कार है उसमें अधिक फैसिलिटी के लिए ज़्यादा बैटरी रखी जाती है। आपको इसकी करंट के बारे में बताया गया था, इसमें कौन सा करंट आता है, इसमें डायरेक्ट करंट आता है बैटरी से लेके जो अंदर उसके इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं एसी या अदर कोई ETC, ठीक है। तो उसको कारण भी हादसा होता है। तो अलग अलग प्रकार की गाड़ियों में विद्युत से आग लगना एक सामान्य बात है। यह आग सामान्य रूप से वायरिंग के खराब होने के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है। तो इसमें भी जो कारण बता रहे हैं इसमें बता रहे हैं अगर आपकी वायर अंदर खराब होगी और उसके कारण शॉर्ट सर्किट होगा, जिसके कारण क्या है आग लगेगी। इसके अलावा सर्किट में ओवरलोडिंग के कारण जैसे VCR, टेप, रेडियो आदि, जैसे आप कार में ओवरलोडिंग ये होती है, अगर आप VCR चलाओगे, टेप, AC, तो कार में भी क्या है ओवरलोड पड़ेगा बैटरी के ऊपर, जिसकी कैपेसिटी कम है पर हम उससे ज़्यादा वर्क ले रहे हैं, जिसके कारण क्या है ओवरलोड पड़ेगा, जिसके कारण भी आग लग सकती है। इसके लिए जो भी वायरिंग हो तो मास्टर स्विच बिना डायरेक्टर बैटरी से जुड़े रहते हैं। अगर गाड़ी का उपयोग ना हो रहा हो तो आग लग सकती है। अगर कम वोल्टेज की बैटरी का उपयोग किया जाए तो उसमें आग का कोई खतरा नहीं होता है। यानी कि अगर हम कार में कम वोल्टेज की बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो खतरा तो कम होगा पर वो पूरा नहीं जा सकता खतरा। इसके कारण आपकी गाड़ी में उसकी बैटरी की अगर वोल्टेज कम की है तो बेनिफिट देगी आपको। सबसे पहले बैटरी में वायर को अलग कर देना चाहिए, इसके बाद ही कोई एक्सटिंग मीडिया का उपयोग करना चाहिए। यानी कि जब आपकी कार के अंदर कोई आग लगी है या अदर कार में लगी है तो सबसे पहले आपने बैटरी की जो वायर है उसको अलग कर देना है। अगर आपकी पहुंच तक हो, आपको लगता है मैं उसको अलग कर सकता हूं, तो उसके बाद आपने कोई एक्सटिंग मीडिया उपयोग करना है, जहाँ आप डायरेक्ट कोई एक्सटिंग यूजिंग मीडिया उपयोग कर सकते हैं। ये आपका कार विद्युत में आ गया, जो जितने भी ट्रक ट्रांसपोर्ट के उसमें सभी भी ये ट्रिक्स होती हैं।
तो हर एक जितने भी आजकल कार व्हीकल्स हो रहे हैं तो इनमें सभी में कम से कम एक ABC फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, कम से कम 4 kg का, क्योंकि हमारी कार के पास इतना मैटर है, हम उसमें 2 kg का फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं। तो 2 kg का मैटर होता है वो बहुत कम होता है, जो आग के ऊपर काबू पाने का पूरा काबू नहीं पा सकता, इसलिए कम से कम आपको गाड़ी में 4 kg का फायर एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए। इसके अलावा अलग आजकल जो बसेज आ रही हैं, ठीक है, जो यहाँ की नहीं बाहर की आ रही हैं, इंडिया से बाहर की, तो उनमें क्या हो रहा है, उनमें जो आपका बैटरी सिस्टम होता है पीछे से, जहाँ से मेन उनका बसेस का इलेक्ट्रिकल का मेन होता है, तो वहाँ पर उन्होंने फिक्स प्रोटेक्शन सिस्टम वहाँ पर लगा रखा है ABC पाउडर का, ताकि जैसे अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट या आग लगे तो वह अपने आप आग के ऊपर काबू पा सके, यानी कि वो ऑटो सिस्टम है उन बसों के अंदर। तो वो भी सिस्टम आजकल देखने में आ रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेलवे की आग। आजकल रोड पर जो भी लोगों द्वारा गाड़ी चलाई जाती है उसमें अधिक से अधिक बिजली का उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल रेलवे में भी ट्रेन को चलाने के लिए विद्युत का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे हम गाड़ियों में आपकी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल अधिक होता है, वैसे ही आजकल रेलगाड़ियों में भी अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उसमें भी अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। गाड़ियों में जो भी करंट दिया जाता है उसमें विशिष्ट प्रकार के कंडक्टर का उपयोग होता है तथा वापसी के लिए दूसरा कंडक्टर उपयोग किया जाता है। यह कंडक्टर ओवरलोड ट्रॉली के साथ, ट्रामा के साथ हो सकते हैं। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है डायरेक्ट करंट का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जो डायरेक्ट करंट आपको पढ़ाया था, वो आपका 600 से 750 तथा जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो डायरेक्ट नहीं अल्टरनेट होगा, वो 25,000 वोल्टेज 25 kV की रेंज का होता है। ऐसी पैसेंजर ट्रेन उसमें 6,250 वोल्टेज और 25,000 वोल्टेज के बीच ट्रांसफार्मर के साथ ऑटोमेटिक स्विच होता है। ये आपकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अगर मनुष्य को बिजली का झटका लगता है तो वो बिजली का झटका किस कारण लगता है और उससे मनुष्य को क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि मनुष्य को बिजली से खतरा किस प्रकार है। तो खतरे के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई मनुष्य किसी स्विच को चालू करता है तो अगर उसमें करंट कोई लीकेज है, उसकी इंसुलेशन अच्छे तरीके से नहीं है, तो विद्युत प्रवाह क्या है उस साधन से बाहर आएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति उसको हाथ लगाता है तो वो क्या है, विद्युत उसके अंदर जाएगी। अगर उसके पैर जमीन पर हैं तो वो क्या है, हाथ से लेके जमीन तक जाएगी पैरों के माध्यम से। अगर उसका दूसरा हाथ किसी धातु की वस्तु के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही वो जो मनुष्य है उसका हाथ अगर किसी दूसरी मेटल धातु के ऊपर होगा तो वो क्या है, एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ से करंट जाएगा, तो वह क्या है, एक अर्थिंग हो जाती है, जिससे क्या है मनुष्य की दिल की धड़कन भी बंद हो जाती है। तो शरीर में जब विद्युत प्रसार होता है, जब मनुष्य के शरीर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवेश करती है तो शरीर के स्नायु विद्युत प्रवाह से प्रसार होने के कारण स्नायु अपनी स्थिति खो देते हैं। यहाँ तक कि जो स्नायु होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके कारण उसकी तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। मानव हृदय में 24 घंटे में एक दिन 1 लाख बार धड़कता है उसका दिल। धड़कन अनियमित होने के कारण उसके मस्तिष्क को खून नहीं मिल पाता, यानी कि धड़कन जो ज़्यादा तेज होगी तो उसका जो दिमाग है उसको खून नहीं मिलेगा, जिससे जो शरीर की क्रियाएं हैं वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। ये आपके मानव को बिजली शरीर से किस प्रकार नुकसान होता है। अगर आपका कोई दूसरा हाथ, पहला हाथ अगर आपने किसी वायर को छू लिया है तो वो वायर जो इंसुलेशन अच्छे से नहीं है वो करंट आपके अंदर जाएगा, फिर नीचे पैर तक जाएगा। अगर आपका दूसरा हाथ किसी धातु की वस्तु के ऊपर है तो उसे अर्थिंग मिल जाएगी। अगर आप दूसरा हाथ किसी लकड़ी के ऊपर होगा, चादर की इवेंट्स के ऊपर होगा, जब पैर नीचे आपने रबड़ के गमबूट पहने होंगे, अदर कोई डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, अगर आपने वो चीज़ इस्तेमाल की तो आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट से बच सकते हैं। तो ये आपका मनुष्य को बिजली से किस प्रकार नुकसान होता है। ऐसे हम मनुष्य के शरीर में ओम की अवरोधक शक्ति देखते हैं, जो आपने अर्थिंग में भी यूज होती है। तो हर एक मानव शरीर में अवरोध का अधिक महत्व होता है। मानव शरीर में औसत अवरोध 1 लाख से 6 लाख ओम होता है। जो मानव शरीर में ओम का अवरोधक होता है वो 1 लाख से 6 लाख होगा। जब त्वचा सूखी होगी, यानी कि जब आपकी बॉडी ड्राई है, सूखी है, तब उसका ओम 1 लाख से 6 लाख है। लेकिन जब आपकी त्वचा गीली होती है तो अवरोधक घटकर 1 ओम जितना हो जाता है, यानी कि 1 लाख से 6 लाख के बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपकी त्वचा गीली हुई तो वो कितने में 1 ओम बन जाएगा। फर्श का जो सूखा लकड़ा होता है, अगर आपका पैर उसके ऊपर है तो उसका ओम 8 लाख से 10 लाख आता है।
लेकिन अगर आप बाथरूम की बात करते हो, उसमें जो गीला फर्श होता है, अगर आपके पैर उस फर्श पे हैं तो जो अवरोधक होगा ओम का वो 100 ओम हो जाएगा। इसलिए बाथरूम में जो भी दुर्घटनाएं होती हैं वे अधिक ज़्यादा खतरनाक होती हैं बिजली के कारण। इसलिए भीगे हुए हाथ अथवा भीगी सतह पर खड़े होकर स्विच को चालू करने में अधिक खतरा रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको ओम्स की अवरोधक शक्ति बताइए और साथ साथ इसमें बताया है कि अगर आपकी त्वचा सूखी है तो आपका ओम कितना होता है अंदर का, और आपकी त्वचा गीली है तो ओम्स का कितना होता है। ऐसे नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बिजली का उपयोग करते समय क्या क्या हमें सुरक्षा गतिविधियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम सुरक्षा गतिविधियों का ध्यान रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना ही होगी जिससे जान की भी नुकसान नहीं होता और माल को भी हम बचा सकते हैं। तो ऐसे हम पढ़ते हैं बिजली का उपयोग करते समय निम्नलिखित कुछ सुरक्षाएं हैं जिसको हम पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जो आपकी वायरिंग है वह हमेशा कॉपर वायर का होना चाहिए। जो आपकी वायरिंग इस्तेमाल करे वो कॉपर की होनी चाहिए। डोमेस्टिक वायरिंग 2.5 वर्ग मीटर mm की साइज का तथा IS मार्कर वाला का वायर का उपयोग करना चाहिए। जो भी आप वायर का उपयोग कर रहे हो वो आपकी IS से मार्क वाली होनी चाहिए, जो आपको बताया गया IS से। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक है अर्थिंग वायर नीला रंग का होना चाहिए ताकि पहचानने में सरलता हो। जो अर्थिंग की वायर होती है वो नीले कलर की होती है जिससे आप इसे अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। ऐसे ही रसोई घर में प्लेटफार्म के दीवार पर ग्लेजर टाइल्स लगाई जाती है, यानी कि आप किचन में देखते हो किचन में ज़्यादातर टाइल्स का उपयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल आप स्विचेस का इस्तेमाल करते हो तो वो आप टाइल्स के ऊपर उनका इंस्टॉलेशन कर देते हो, इलेक्ट्रिकल वायर के जो स्विच होते हैं। तो जैसे अगर कई बार आप टाइल्स की साफ सफाई करते हो तो क्या है, जो इलेक्ट्रिकल जो स्विच आपने टाइल्स के ऊपर इंस्टॉल की है, जब आप उसकी साफ सफाई करोगे गीले हाथ से पानी से टाइल्स की, तो करंट वहाँ तक आपके हाथ को छू सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब भी आपने ध्यान रखना है अपने किचन के अंदर आपके जो कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच है वो आपका टाइल्स के ऊपर नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल वॉल के ऊपर होना चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट है 10 नंबर पे वोल्टेज का कम अधिक होने के कारण उसकी प्रोटेक्शन के लिए ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के साधन ELCB के साथ में उपयोग होते हैं, यानी कि वोल्टेज कम अधिक होने के कारण उसे प्रोटेक्शन के साथ बता रहा है। ELCB आपको अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, एक ऐसे RCCB होता है रीशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर, एक MCB होता है मिनीचर सर्किट ब्रेकर। ये आपके तीनों अलग टॉपिक हैं, इन तीनों की स्टडी भी कराई जाएगी इस चैप्टर के अंदर। आपका जितना भी है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का और प्लस जो अदर कोई इंडस्ट्रीज में जो होते हैं अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही है मेन फ्यूज अथवा MCB की साइज का सर्किट फ्यूज MCB की साइज के उपयोग होना जरूरी है, यानी कि जो आप फ्यूज का इस्तेमाल करते हो MCB के साथ वो आपका MCB के हिसाब से होना चाहिए। कई बार क्या होता है MCB डिवाइस कम की होती है पर जो आप फ्यूज ले आते हो वो ज़्यादा अधिक सर्किट का होता है जिससे क्या है दुर्घटना हो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं बिजली के साधनों को निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखने वाली बातें, यानी कि जब आप बिजली के साधनों के साथ कोई काम कर रहे हैं या आपका बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय क्या क्या आपने बातें ध्यान में रखनी। नंबर 1 है कितने वोल्ट का साधन है, उसके लिए 5 एम्पियर तथा 50 एम्पियर का प्लग सॉकेट होना चाहिए। कोई भी इक्विपमेंट आपको हर इक्विपमेंट का पता होना चाहिए कि कितनी वोल्टेज ले रहा है। ऐसे सेकंड पॉइंट है जिस जगह पर साधन का उपयोग करना हो तो सर्किट को फ्यूज की कैपेसिटी के बराबर है या नहीं। जैसे आपको पहला बात आया गया था जो फ्यूज की कैपेसिटी के हिसाब से ही आपने जो आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपने फ्यूज का इंस्टॉलेशन करनी है और उसके बाद देखना भी वो बराबरी हुई है या नहीं। ऐसे प्रत्येक साधन के कैपेसिटी अथवा उपयोग के समय मर्यादा चेक करनी चाहिए, यानी कि हर एक इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट की आपको पावर सप्लाई, इसके अलावा जो उसकी कैपेसिटी है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे ही पढ़ते हैं गीजर जो हो गया आपका जो घरों में इस्तेमाल होता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये घरेलू 3 प्रकार के कौन वायर होते हैं तथा 15 एम्पियर 3 पीस प्लग हैं। वह देखना चाहिए अर्थिंग पिन के साथ साधन की बॉडी के साथ अर्थिंग तो साधन का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जो आप एक इक्विपमेंट है 1 से लेके 3 वायर होते हैं इसके अंदर कोर वायर, तो इसके साथ बता रहा है इसके साथ हमेशा अर्थिंग वायर का उपयोग होना लाजमी होता है। तो ये कुछ उपाय हैं जब आप बिजली के साथ काम करते हो। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं घर में बिजली का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए।
यानी कि जब आप घर में हैं, घर में बिजली का उपयोग हो रहा है, तो आप उस समय क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं। तो घर में बिजली का उपयोग करते समय निम्न प्रकार की कुछ सावधानियाँ जिनको आपने ध्यान में रखना है। नंबर 1 है, जिस साधन के कारण फ्यूज उड़ गया हो उस साधन का प्लग बाहर निकालने के बाद उसी साइज का नया फ्यूज बांधना चाहिए। यानी कि जब आपका फ्यूज उड़ गया है किसी स्विच या प्लग के कारण, तो आपको क्या करना है, उसी प्रकार का साइज, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी वाला जो करता है, बंदे होते हैं जो, तो उनसे ही वो चेंज कराना चाहिए, ताकि वो देखिए वो किस कारण फ्यूज उड़ा है, जिस फ्यूज प्लग के कारण, तो उसी कैपेसिटी का आपने प्लग लेके आना है और उसी के ही फ्यूज। नंबर 2 क्या है, वायर का इंसुलेशन खराब हो गया हो तो वायर को बदल देना चाहिए। चालू रिपेयरिंग अक्षमता होने का डर रहता है। यानी कि अगर आपका वायर का इंसुलेशन है वो खराब हो गया, जो उसके ऊपर रबड़ की कोर होती है, अगर वो खराब हो गई है तो आपको उसके ऊपर टेप या अगर कोई डिवाइस नहीं लगानी है, तो आपको क्या करना है, उसको नई वायर में चेंज करना है। ऐसे ही नेक्स्ट है, घर के हर एक सभ्य को बिजली को प्राथमिकता ज्ञान देना चाहिए, जैसे फ्यूज को बदलना, साधन को किस प्रकार से रिपेयर करना। यानी कि घर में हर एक व्यक्ति को बिजली के बारे में ज्ञान पता होना चाहिए कि कौन सी कैपेसिटी का हम फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित छोटा मोटा काम है या रिपेयरिंग का काम है, जिससे आप, अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं है, सबसे पहले तो आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले व्यक्ति से वो काम कराना है। अगर वह नहीं है, छोटा मोटा काम है, तो आपको वो आना चाहिए, आपको वायर की नॉलेज होनी चाहिए, कैपेसिटी की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप वो कार्य आराम से करेंगे विद सेफ्टी के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट है, हर एक 6 महीने में अर्थिंग बराबर है या नहीं चेक करते रहना चाहिए। अर्थिंग के पाइप के पास पानी डालकर उसे गीला रखना चाहिए। जैसे आपको पता ही होगा, जो अर्थिंग होती है उसमें आप काला नमक अर्थिंग में से साथ साथ उसे गीला भी रखते हैं। तो ऐसे ही घर में बता रहा है, घर में भी अगर आपके साथ बिजली को 6 महीने के बाद जो होती है, तो अर्थिंग में आपने पानी डालकर डालना है। ऐसे ही नेक्स्ट है, गीले हाथ से किसी भी स्विच को बंद या चालू नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपके हाथ गीले हैं तो पहले आपको उनको पोंछ लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी स्विच या प्लग को बंद करेंगे। ऐसे ही है, गीले फर्श पर खड़े रहकर बिजली के साधनों का उपयोग करने के लिए या बंद करना खतरनाक है। सामान्य बाथरूम में गीजर का स्विच को छूने से पहले इस बात को अवश्य याद रखना चाहिए। यानी कि अगर आप गीले फर्श के ऊपर खड़े हैं नंगे पांव, तो आपको किसी भी बिजली के साधन का स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर बाथरूम में हम देखते हैं तो वहाँ पर गीजर होता है, तो गीजर का इस्तेमाल हम कई बार नंगे पैरों से भी कर लेते हैं, जो काफ़ी दुर्घटनादायक हो सकता है। ऐसे नेक्स्ट है, बच्चों को बिजली के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करने देना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं उसको बिजली के थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, बच्चों को बिजली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करते देना चाहिए। यानी कि जो बच्चे हैं उनको बिजली थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, उन्हें अवेयर करना चाहिए कि आपको इसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही लैंप बदलना हो तो पहले स्विच को बंद करना चाहिए, इसके बाद ही लैंप को बदलना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी डिवाइस को, इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर रहे हैं या कुछ चेंज कर रहे हैं, तो जो मेन स्विच है आपने वो सबसे पहले बंद करना है, उसके बाद ही अदर कोई काम शुरू करना है। सही साधन तथा बिना जानकारी के बिजली के साधनों को खोलना या रिपेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है, अगर आप उसको रिपेयर करना नहीं जानते हैं, उसके बारे में ज्ञान नहीं है, तो आपको उसके साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके साथ आपको दुर्घटना हो सकती है। ऐसे ही 3 पिन प्लग के साथ अर्थिंग पिन टूट गई हो तो प्लग का कोई भी भाग टूट गया हो तो उसे रिपेयर न करके दूसरे नया प्लग का उपयोग करना चाहिए। 3 पिन प्लग में जो एक अर्थिंग की वायर होती है, अगर वह टूट गई है तो आपको उसको रिपेयर नहीं करना है, इसके बदले आपको एक नया प्लग स्विच का उपयोग करना है। ऐसे ही टेबल लैंप, इस्त्री तथा अन्य बिजली के साधन को रिपेयरिंग चालू पावर के साथ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आपके टैंप लैंप होता है या इस्त्री होती है, प्रेस कहते हैं जिसे हम, अगर आप कई बार उसको हर नीचे से हाथ लगा के देखते हैं भी ये गर्म हुई है या नहीं हुई, जो अगर किसी वायर को छूते हैं, तो अगर आपने ऐसा भी कोई काम करना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई बंद कर देनी है, उसके बाद ही आप उसका उपयोग करेंगे। ऐसे टीवी का एंटीना इलेक्ट्रिकल वायर से दूर रखना चाहिए। टीवी का एंटीना होता है तो उसको इलेक्ट्रिकल वायर से दूर रखना चाहिए ताकि उनमें आपस में करंट ना पैदा हो, जो आपका नीचे से फ्रिज के जो आपका टीवी होता है वो आपको दुर्घटना हो सकता है। स्विच बोर्ड को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए कि बोर्ड तक बच्चे ना पहुंच सकें। ऐसे ही नेक्स्ट है, घर में साधन जो भी हैं ISI मार्क वाले होने चाहिए।
यानी कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो सभी आपके ISI मार्क वाले होने चाहिए। गैस सिलेंडर को फ्रिज के नज़दीक नहीं रखना चाहिए। गैस लीक होता है तो आग लगने की शंका बनी रहती है। जैसे जो आपके गैस सिलेंडर होगा, आपने किचन में देखा होगा आपका गैस सिलेंडर, उसके साथ ही आप फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रिज के अगर कई बार आप फ्रिज की गैस देखते हैं वो लीक हो जाती है, अगर वो लीकेज करेगी तो हम जो गैस का उपयोग कर रहे हैं तो उसको एक इग्निशन टेम्परेचर मिलेगा, तो साथ साथ वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है जो आपके घर में LPG सिलेंडर है उससे कुछ दूरी या अलग किसी कमरे में आपको फ्रिज रखना है, ताकि उनमें आपस में किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट ना हो और आग ना लगे। ठीक है। इसके अलावा ऊंची इमारतों में लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए, जो लाइटिंग डिवाइस होती है हाई राइज बिल्डिंगों में, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, आज ये आपका चैप्टर बिजली के बारे में हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट हम चैप्टर आपका पढ़ेंगे बिजली सेफ्टी, यानी कि बिजली से आप किस प्रकार सावधानी बरतते हैं, कौन कौन सी डिवाइस होती हैं जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद।